अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। जिना का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान, ये वो सवाल है कि जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में 14 अगस्त और 25 दिसंबर के तनाजुर में ज़ेर बहस आता है। आज 25 दिसंबर है और उस हस्ती का यौम विलादत है कि जिन्हें हमने दर्जा तो बानी पाकिस्तान का दे रखा है, मगर अपने तर्ज अमल से हमने उनके बताए हुए उसूलों, ज़ाब्तों और बतौर ज़िंदगी गुजारने के तरीके को एक थीरी या एक तसव्वुराती कहानी बना दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत आज मुल्क भर में कौमी जज्बे से मनाया तो जा रहा है, मगर साथ ही ये फ़िक्र और सोच भी जहन में उठ रही है कि जिन्ना के नज़रिए के साथ इस मुल्क में हुआ क्या है। क्या इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मोहकम समेत समाजी इंसाफ, इंसानी बराबरी, सियासी रवादारी और मजहबी आज़ादी के उसूलों पर मबनी वो तर्ज अमल जो कायद-ए-आज़म ने अपनी अमली और ज़ाती ज़िंदगी की शक्ल में हमारे लिए छोड़ा था, वो अब सिर्फ क्या मुल्क के करेंसी नोटों और सरकारी इमारतों में बड़ी बड़ी कुर्सियों के पीछे लगे हुए पोर्ट्रेट्स में ही कहीं गुम होकर रह गया है? आज जिस सियासी इंतशार, समाजी और माशरती नाहमवारी, मजहबी तकसीम और इदारों की चपकलिश, बुरी गवर्नेंस और करप्शन के बढ़ते चैलेंजेस का हमें सामना है, वो हमारे किस तर्ज अमल की पैदावार हैं? पार्लिमानी बालादस्ती एक रबर स्टैंप और अवाम एक खामोश तमाशाई क्यों बनकर रह गई है? जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान इस वक्त जनूबी एशिया में मुल्क से बाहर मुंतकिल होने वाले अफराद के तनासुब के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क क्यों और कैसे बन गया? इस तरह के परेशान कुन हक़ाइक़ और चुपते सवालात की फहरिस्त तो बहुत तवील है, जिस पर आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मगर आज इस हकीकत का एक बार फिर इदराक करना ज़रूरी है कि वो बानी पाकिस्तान का एक तसव्वुराती हीरो ही बनकर रह गया है। उसकी अजमत को बाकी दुनिया किन नज़रों से देखती रही है? मारूफ मुसन्निफ स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब जिना ऑफ पाकिस्तान में ये 4 जुमले लिखकर उनकी पूरी ज़िंदगी का इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में अहाता कर दिया है कि सिर्फ चंद ही अफराद ऐसे होते हैं कि जो तारीख़ का धारा बदलते हैं। बहुत ही गिने चुने अफराद दुनिया का नक्शा बदलते हैं और बमुश्किल किसी एक शख्स को कौमियती रियासत बनाने का क्रेडिट दिया जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम सरअंजाम दिए और बखूबी सरअंजाम दिए। शायर मुशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में बरसगीर पाको हिंद में सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ही वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनसे पूरी उम्मत को तवक्कुआत हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म की तारीफ इन अल्फाज में की कि जिन्ना ने कभी कोई मुआहिदा किसी के सामने झुक कर नहीं किया, बल्कि हमेशा बराबरी की बुनियाद पर किया। जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक जिन्ना साहब तारीख के गैर मामूली अफराद में से एक हैं, जबकि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि मेरा यकीन है कि मिस्टर जिन्ना को कोई ताकत नहीं खरीद सकती। दुनिया भर की अहम शख्सियात के कायद-ए-आज़म के बारे में ये ख्यालात हमें आज के दिन यही याद दिला रहे हैं कि वो शख्सियत के जिसके तर्ज अमल की पूरी दुनिया मुतरफ है, बशमूल उनके नाकदीन के और सख्त तरीन नाकदीन के, इसी तर्ज अमल को शायद भुला देना पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है। कायद-ए-आज़म की शख्सियत और उनके अफकार पर बात करने और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि जिन्ना का नज़रिया इन हालात में कैसे अपनाया जा सकता है, हमने 2 बहुत ही कदावर शख्सियात को अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है, जिनको उनकी खिदमात की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आला तरीन सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हमारे पहले मेहमान हैं मुसन्निफ, कॉलम निगार, फिल्म साज और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जावेद जब्बार साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं मुसन्निफ, प्रोफेसर, शायर, फिल्म साज और साबिक सफारतकार डॉक्टर अकबर एस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी हैप्पी डिनर डे टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी क्रिसमस आल्सो। इट्स अ वेरी फॉर्टुइशियस डे सबके लिए। बिल्कुल। एंड अ हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी फॉर कायद-ए-आज़म। बिल्कुल। जावेद जब्बार साहब, अगर आपसे मैं आगाज़ करूं, आज ही के दिन आपका एक कॉलम छपा और उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना द ट्रैजिक हीरो, और उसमें आपने जो बेहतरीन नक्श निगारी की है जिन्ना साहब की ज़िंदगी के हवाले से कि उन्होंने बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ होने के बावजूद अचीव कर लिए। अगर आप हमारे नाजरीन के लिए जिन्होंने वो कॉलम नहीं पढ़ा, सबसे पहले तो मेरा मैसेज ये है कि वो कॉलम ज़रूर पढ़ें, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए अगर आप ही खुद बता दें कि जिन्ना साहब ने वो सारी ट्रेजेडीज़ जो गुजारी वो कौन सी थी जिनके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान अचीव कर लिया। शुक्रिया आपकी दावत का, और मुझे बहुत शर्फ हासिल है कि अकबर अहमद साहब जैसी शख्सियत के साथ आपने दावत दी मुझे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब हम इनकी जिंदगी का मायना जायजा करते हैं तो कोई एक अनोखा संगीन वाकया नहीं नजर आता। बेशक 1 या 2 ऐसे संगीन वाकया जरूर थे, लेकिन मेरी नाचीज राय में एक बहुत नौजवान उम्र से ही वक्तन मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ ऐसे सीरियस, बड़े अनोखे मोड़ पर पहुंचना पड़ा और फैसला करना पड़ा कि मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ, कि उन्होंने गुजरते हुए
जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना एक्यूमुलेट, एक उसका एक बोझ ऐसा बन गया कि मेरी राय में जब वो बेचारे गुजर गए यहाँ से, तो एक ऐसा ट्रैजिक पहलू उनकी जिंदगी का सामने आता है, और वो शुरू होता है उनकी नौजवानी में, जब उन्हें जबरदस्ती भेजा गया लंदन। हालांकि अब हमें नहीं मालूम कि वो लंदन खुशी से गए और ये दरियाफ्त करने एक बिल्कुल नई दुनिया, लेकिन उनकी बगैर मर्जी के उनकी शादी करवा दी गई, और फिर उनसे कहा गया कि आप जाकर बिजनेस के बारे में कुछ सोचें समझें और वापस आकर वालिद के बिजनेस में मदद करें। लेकिन जैसे वो वहां पहुंचते हैं, उनको एक बहुत अहम फैसला करना पड़ा, क्योंकि उनका दिल और उनका दिमाग बिल्कुल एक और ही रुख उनको ले जाया जा रहा था। और दिलचस्प बात है, स्टेज और थिएटर में उनको बहुत दिलचस्पी जी, यहाँ तक कि उन्होंने थिएटर कंपनी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिया। हालांकि उस वक्त तक वो बैरिस्टर बन चुके थे, लेकिन उन्हें अदाकारी में भी बहुत बड़ी दिलचस्पी थी, शेक्सपियर में, रोमियो एंड जूलियट जैसे प्ले में। तो एक बहुत अहम फैसला उन्हें उस वक्त करना पड़ा, और जब उनके वालिद साहब को पता चला कि उनके बेटे के ये नए रुझानात हैं, तो बड़ी सख्ती से उन्होंने खत लिखा, मना किया। तो उस वक्त भी एक तब्दील करना पड़ा जिन्ना साहब को बड़ी नौजवान उम्र पर, कि ये मैं अपना जो फ्यूचर में देख रहा हूँ, अब मुझे वापस आना पड़ेगा लॉ की तरफ। हालांकि लॉ के लिए नहीं भेजा गया था उनको पढ़ने के लिए। तो इस तरह के बोझ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। अब मैं पूरी जिंदगी का नक्शा इस वक्त नहीं पेश करूंगा, कुछ आगे अकबर साहब को भी मौका मिलना चाहिए बोलने का, लेकिन मेरी राय में मरहला बा मरहला लंदन ही में उनको खबर आती है कि उनकी वालदा साहिबा, जो बहुत मोहब्बत करती थी अपने बेटे से, वो गुजर गई। फिर वो लड़की जिसके साथ इनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई और जिसके बारे में ये शिनाख्त करना चाहते थे जरूर कि वो मेरी बीवी है, मैं जाऊंगा वापस मिलूंगा, वो भी बेचारी गुजर गई। यक वक्त दो अहम शख्सियात उनकी जिंदगी के वो जुदा हो गए, इससे कबल के वो वापस आते बरे सगीर। तो उसके बाद फिर कई मराहिल आए, जिसके बारे में वजाहत में बाद में करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं अपना जवाब यहाँ पर खत्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बड़ी ट्रेजेडीज़ के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और उसके बावजूद वो ट्रेजेडीज़ उनके आड़े नहीं आई। उनका इमोशनल जो कोशंट था वो बिल्कुल अपनी जगह पर रहा, और उन्होंने मुल्क अचीव कर लिया हमारे लिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी अब मैं। आपने भी कायद आज़म की ज़िंदगी पर एक मशहूर फिल्म जिना का स्क्रिप्ट लिखा था। अपने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में ये बताइए कि इतनी बड़ी एहसास शख्सियत को एक स्क्रिप्ट में समेटना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था, और उनकी ज़िंदगी के किन अहम पहलुओं को उजागर करना ज़्यादा ज़रूरी आपको लगा? शुक्रिया शिवा, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी, और वो भी जावेद जब्बार जैसी हस्ती के साथ। मैं इनका बड़ा आई एम ऑनर्ड कि आप दोनों ने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला इतने अहम मौके पे। मैं बड़ा फ़ैन हूँ जावेद जब्बार साहब का। ये एक मर्द मुजाहिद की तरह खड़े हुए हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान, इस्लाम, कायद आज़म पर मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस ख़ास दिन पर। मेरे लिए ये जावेद साहब ने इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रैजिक, मेरे लिए कायद आज़म हीरोइक है, नॉट ट्रैजिक बट हीरोइक, और मैं इनको देखता हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। आपने कहा कि मैंने फिल्म के अलावा फिल्म भी मैंने बनाई जिना, लेकिन साथ साथ 4 और प्रोजेक्ट्स थे जिनका नाम मैंने दिया था जिना क्वार्टेट। किताब थी जिना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी, और उसका सब टाइटल शिफा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई आई से हीरोइक। सब टाइटल है द सर्च फॉर सलाउद्दीन। तो मेरे लिए हिस्टोरिकली हर मुसलमान को, हर मुस्लिम माशरे में एक ख्वाहिश होती है, एक जुम्बिश है, एक एम्बिशन है कि उनका लीडर जो हो, वो लीडर की कुछ ख़ास खसूसियात हों। क्या खसूसियात हों? वो कायद आज़म में थी। देखें, उसको इल्म का शौक़ होना है, उसको ह्यूमिलिटी होनी है, उसको इंसानियत के साथ प्यार होना है, एहसान होना है, उसको अदल के साथ बहुत लगावा है, और वो सब ये खसूसियात कायद आज़म में थी। और अगर आप तारीख़ में देखती हैं तो ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर, औरों के लिए ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए ऐसी शख्सियात हैं जैसे सुल्तान सलाउद्दीन। और ये हिस्ट्री में, मुस्लिम हिस्ट्री में
स्टार्ट ऑफ इस्लाम से शुरू होती है, हमारे पैगम्बर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन साथ साथ उनके हज़रत अली जो थे, उनके नहजुल बलागा अगर आप पढ़ें तो यही बातें उस किताब में हैं। तो मुस्लिम हिस्ट्री में ऐसे हीरोइक फिगर्स बार बार आते हैं और वो कम्युनिटी को, उम्मा को मिलाते हैं, साथ आगे ले जाते हैं, एंड दे अचीव द इम्पॉसिबल। कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना, आप अगर हिस्ट्री देखें, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और मैंने अपनी किताब में आई हैव मेड दिस कंपैरिजन कि पैलेस्टीनियंस का अगर आप हाल देखें, वो बेचारे तबाह हो रहे हैं, मर रहे हैं, बॉम्ब्स पड़ रहे हैं, मिसाइल्स हो रहे हैं, उन पर लग रहे हैं, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है, मुस्लिम दुनिया ऑफ कोर्स सोई हुई है, लेकिन कत्लेआम हो रहा है। लेकिन आप देखें, उनको 1 इंच ज़मीन की नहीं मिली। और कायदे आज़म ने जब ये पाकिस्तान बनाया था, आजकल मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, बड़े माहिरीन आते हैं आपके टीवी शोज़ पर, तो कायदे आज़म को अजीब अजीब बातें कहते हैं, मुझे तो हैरानगी होती है। कायदे आज़म ने 1947 में लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन इन द वर्ल्ड बनाया था, लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन इन द वर्ल्ड। उसके साथ जो हुआ है, जो शक्ल उसकी बनी थी, वो कायदे आज़म का कसूर नहीं है, वो तो एक अपना नक्शा दे के चले गए थे। वो हमारे फिर वो कोशिश थी कि उसके साथ हम क्या करेंगे। कायदे आज़म ने बार बार ये, आप अगर उनकी स्पीचेस पढ़ें, तनकीद ये होती है कि उन्हें किताब नहीं छोड़ी। तो मैंने अपनी किताब में, अपनी डॉक्यूमेंट्री में, मूवी में और कॉमिक बुक में, मैंने कॉमिक बुक भी बनाई थी कायदे आज़म पर, उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि अपनी स्पीचेस में वो क्या थीम्स को आगे बढ़ाते थे। देखें, रिश्वत, करप्शन, नेपोटिज्म, जिसको हम बरादरी कहते हैं, इन चीज़ों से कायदे आज़म ने कहा था दूर रहो, क्योंकि इसमें फिर माशरे की तबाही होती है। बार बार ये रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया है कि तुम सब गरीब अमीर को सबको गले मिलो और उनको अपने सीने पे लगाओ। ईसाइयों को, माइनॉरिटीज़ को बार बार कहा कि हिंदूज आर फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स, क्रिश्चियंस टू देयर चर्चेस। तो ये कायदे आज़म आपको एक विजन छोड़ के गए। अब देखें, ये जिक्र हुआ इसका बानी कौम का, कायदे आज़म बानी कौम थे, उनकी सोच बहुत ऊंची थी, बुलंद थी, तो वो एक ख्याल छोड़ के चले गए। हकीकत जो होती है माशरे की, वो और बानी के ख्याल में बहुत बड़ा गैप होता है, और ये जो गैप है, इसको जोड़ना, इसको ब्रिज करना, ये हमारा काम होता है। और यहाँ हमारी फेलियर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कायदे आज़म की फेलियर। इंडिया का अगर आप देखें, और जावेद जब्बार ने तो इंडिया में भी काम किया है, आप देखें महात्मा गांधी के बड़े बुलंद ख्याल थे कि शांति हो, अहिंसा हो, नॉन वायलेंस, लेकिन हकीकत आप देखें उनकी भी बहुत दूर चले गए वो महात्मा गांधी के आइडिया से। बिल्कुल सिमिलरली हमारा जो चैलेंज है शिफा, पाकिस्तान लीडर्स का, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो आजकल मुल्क चला रहे हैं, और जो आपने बहुत सही कहा, मैं तो कहता हूँ ये जावेद का जो आर्टिकल, ये पढ़ें, इसको हिस्ट्री पढ़ें, ये जो मुल्क चला रहे हैं ऑन व्हाट बेसिस चला रहे हैं। कायदे आज़म जब कहते थे रिश्वत नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी, गरीबों का ख्याल करो, बार बार जो कहते थे, have we done that? ये पूछे आपने। We haven't, मतलब certainly we haven't done that। जावेद जब्बार साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। आज हम देखते हैं पाकिस्तान से लोग जौक दर जौक भाग रहे हैं, फॉरेन ऑफिस के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लंबी अटेस्टेशन की कॉपीज लेने के लिए लोग खड़े हैं, पासपोर्ट ऑफिस में कागज़ ख़त्म हो गए लेकिन लोग बाहर जाना चाहते हैं। इस सारी सिचुएशन को किस तरह से कुछ बेहतरी ला सकते हैं हम, या होपलेसनेस की कैफियत में ही रहना अब मजबूरी बन गया हमारी? शुक्रिया शिफा। देखिए, पहले मैं वजाहत कर दूं कि मेरे आज के मजमून का उन्वान है इमेज जिना द ट्रैजिक हीरो। बिल्कुल, हीरो तो होने की हैसियत से मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इनकार करूं। सिर्फ मैंने जक्सटापोज किया है कि उनकी जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं, क्योंकि हमने उनको एक बहुत आला दर्जा दिया है जिसके वो हकदार हैं, और वो बहुत बेहतरीन अंदाज में अकबर अहमद साहब ने अपनी फिल्म में कोशिश की और अपनी किताबों में दीगर मज़ामीन लिखकर उन्होंने कोशिश की है ये बताने की कि हमने उनको पिडेस्टल पे रख दिया है। जैसे आपने खुद कहा, करेंसी नोट पर, स्टैंप पर बना। मैं तो कहती हूँ जावेद जब्बार साहब, मैं तो कहती हूँ जो कुर्सियों के पीछे उनकी तस्वीर लगाई है, आगे लगाएंगे तो कुछ शर्म आएगी, अंडर द टेबल पैसे मांगते हुए या फाइलों को पहिए लगाने की, आगे लगाएं ताकि कायदे आज़म नजर तो आए बैठे वाले शख्स को। नहीं, अब मेरा मकसद ये था कि मैं कोशिश करूं एक बहुत ही महदूद अंदाज में जी, खास तौर पर नौजवान, बट ऐसे नौजवान भी नहीं, कि उनकी जाती जिंदगी के बारे में भी कुछ दरियाफ्त और करने की कोशिश की जाए और उस पर गौर करें, क्योंकि हम
समझते हैं कि उनकी लाइफ भी एक परफेक्शन का मिजाज था। वो परफेक्शन नामुमकिन है, किसी भी इंसान की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। मैं उनकी कोई बुराइयों की तलाश नहीं कर रहा, और मैं चाहता था कि इस मजमून के जरिए लोगों को इनकरेज किया जाए कि सोचें उन पहलुओं के बारे में जहां उनको शदीद गम का सामना करना पड़ा, बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी अपने जाती मामलात पर हावी होने की और बैलेंस करने की, अपने जाती जरूरियात और ख्वाहिशात और जज्बात और उनकी जो पब्लिक रोल था, एक लीडर के एतबार से, एक कानूनदान के एतबार से, बहुत ही आला वकील के एतबार से, और सबसे उम्दा लफ्ज कहना भी बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बहुत ही मुनासिब मिसाल मिलता है रति जिना के साथ जो इनका रिश्ता रहा। 10 साल तक वो शादी उनकी जारी रही, लेकिन जब मैं वो रिश्ता देखता हूँ और उसके बाद कोई और खातून 20 साल भी गुजर गए, लेकिन जिना साहब की जिंदगी में वो भला छोड़ गई रति जिना, वो किसी और खातून ने पूरा नहीं किया। तो मेरी नाचीज राय में वो गम को भी उन्होंने अपना लिया, ऐसा जज किया और कभी इजहार नहीं किया अपने दुख का, एक्सेप्ट जब उनको दफनाने का वक्त आया। तो ऐसी इसी तरह कई और भी मराहिल आए पाकिस्तान की जद्दोजहद में। मैं दानिस्ता तौर पर आज के पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जरूर करूंगा उसके बारे में बाद में जिक्र, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम तवज्जो उस पहलू पर भी दें, जिना एज ए ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल, जिना एज ए लीडर हम सब जानते हैं और जानना चाहिए, और भी जानना चाहिए और उनके उसूलों पर अमल करना चाहिए। लेकिन आई थिंक देयर इज अ नीड टू आल्सो लुक एट हिम एज ए ह्यूमन बीइंग, वल्नरेबल, इमोशनल, कीपिंग इट अंडर कंट्रोल, और फिर अपनी जो एक ही वक्त यक वक्त इतना बड़ा एक अचीवमेंट, पाकिस्तान के मुआवजे को मुमकिन बनाना, न सिर्फ कांग्रेस की मुखालिफत के सामना करना, बरतानवी हुकूमत की मुखालिफत, और हमारे अपने मुसलमान मजहबी तंजीम जिन्होंने उनको काफिर आजम कहा, वो भी एक आखिर उनको दुख हुआ होगा। बिल्कुल, ये संगीन इल्जाम है कि आप एक अपने मुसलमान भाई को आप कह रहे हो कि आप काफिर हैं। तो इतना बड़ा बोझ संभालते हुए उन्होंने कभी अपना इरादा खोया नहीं, तो पाकिस्तान को मुमकिन बनाया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं एक सवाल लेकर आना चाहूंगी कि हम बहुत बात सुनते हैं, सेकुलर पाकिस्तान की बात की थी जिना साहब ने, या इस्लामिक पाकिस्तान की बात की थी, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन खामखा पैदा की जाती है। इस्लाम ही तो कहता है कि हर मज़हब को अपने मज़हब को फॉलो करने की, हर शख्स को अपने मज़हब को फॉलो करने की आज़ादी है। तो चाहे वर्ड सेकुलर लगे या ना लगे, अगर इस्लामी रियासत भी बनानी थी उन्होंने, तो वो भी तो इस चीज़ की इजाज़त देती है कि जो मंदिर हैं वो मंदिरों में जाएं, जो मसाजिद में जाना चाहते हैं वो मसाजिद में जाएं। वो ये भी तो जिना साहब का बड़ा अहम कॉल है जो उन्होंने लोगों के लिए यहाँ पर दिया। तो ये सेकुलर की डिबेट और इस्लामिक की डिबेट से आप किस तरह लोगों को कन्फ्यूजन से ज़रा बाहर निकालें? मैं समझता हूँ ये कसदन कंफ्यूजन फैलाई जाती है और लोगों को इसलिए, क्योंकि इससे फिर कायद आज़म के कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं कि इस्लामिक थे, अन इस्लामिक थे, कितने इस्लामिक थे। बहैसियत हिस्टोरियन मैं देखता हूँ कायद आज़म को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज हिस्ट्री। जावेद साहब ने बड़े केयरफुली बताया उनकी लाइफ और जो चैलेंजेस आए। मेरे लिए दो बहुत बड़े वाक़े होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो हमें ये सवाल पर रोशनी डालते हैं। नंबर 1, कायद आज़म, लोग उनको कहते थे, सब कांग्रेस के जो सदर थे, बड़े बड़े जो हिंदू स्कॉलर्स थे, वो कायद आज़म कहते थे द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बिल्कुल, तो ये मेरा सवाल है। एज ए हिस्टोरियन मैंने बहुत कोशिश की इसका जवाब देने की, क्योंकि अगर इसका ये सवाल आप नहीं उठाती हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द पाकिस्तान मूवमेंट। एंड इंडियन हिस्टोरियंस की बड़ी फेलियर है कि दे डोंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ये सवाल नहीं उठाते हैं कि एक शख्स जो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, वो by the end of the decade, by the 1930s, he changed his position completely and wanted to fight for Pakistan. Number 2, ये जो आपने इस्लामिक सवाल उठाया, don't forget that कायद आज़म पे सबसे बड़ा असर हुआ है, जो जावेद pointed out कि his wife died,
उसी वक्त ग्रेटेस्ट उन पर इम्पैक्ट हुआ है अल्लामा अलामा इकबाल का। इकबाल का, बिल्कुल पहले अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का रिश्ता was not a very cordial one. It wasn't a very cordial one or warm one. In fact, at one stage थोड़ी सी टेंशन थी. उसके बाद ये अल्लामा इकबाल ने 8 खतूत लिखे हैं कायदे आजम को, पढ़ने वाले हैं. अगेन मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके रूलर्स और लीडर से वो पढ़ें. उसमें लिखते हैं कि कायदे आजम, यू आर द ओनली मैन in all of South Asia who can challenge the storm that is coming to India. Beautifully लिखा है. अल्लामा इकबाल तो बड़े पहुंचे हुए शायर भी थे. इसे स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है हिंदुस्तान पर और मुसलमानों पर, और एक आदमी है जो इस मुसलमानों की लीडरशिप ले सकता है और उसका मुकाबला कर सकता है. तो मेरे नज़र में वो जो तूफान है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. अभी भी तूफान घूम रहा है हमारे सर पर, और हमारे रूलर्स जो है दे हैव टू अंडरस्टैंड वो जो चैलेंज कायदे आजम ने उठाया था, इट इज़ देयर टर्न नाउ. पहली चीज़ बार बार करते हैं यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन. वी फॉरगेट दैट नंबर 1 कायदे आजम की जो रिक्वेस्ट थी कौम से आगे बढ़ने के लिए, इट वाज इल्म, तालीम. बार बार इकबाल, कायदे आजम, गो बैक इन हिस्ट्री, सैयद अहमद खान, इल्म पर और तालीम पर इतना एम्फेसिस इन सब का था, और वो हम भूल गए. आप पूछें अपने रूलर से कि कितने बजट देते हैं वो तालीम के लिए, और हम बार बार यहाँ अमेरिका में मैं बैठा हूँ, देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ. इंडियंस इतनी तरक्की कर गए, CEOs ज़्यादातर इंडियंस है, मेजर अपॉइंटमेंट्स इंडियंस की हो रही है, गवर्नमेंट में इंडियंस है, और मैं पूछता हूँ क्यों हुआ है. बिल्कुल ठीक है. तालीम तालीम. उनके जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस जो नेहरू ने बनाए थे आफ्टर पार्टीशन, वो दुनिया के हाईएस्ट लेवल के हैं, और वहाँ से जो ये ग्रेजुएट्स आ रहे हैं ये दुनिया पे छाए हुए हैं. और अब आप देखें पाकिस्तान में, आपने तालीम के, मैं FC कॉलेज का पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के मेरे दोस्त थे, बड़े हाई स्टैंडर्ड के कॉलेजेस होते थे. अब आप जाके देखें उनके हालात क्या है, उनकी रिसोर्सेज क्या है. और मुझे रोना आता है क्योंकि आपके कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, जितने भी आपके ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, हमारे रसूल पाक से बार बार कह के गए कि इल्म इल्म इल्म. और कुरान शरीफ में इल्म इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड वर्ड कुरान शरीफ में आफ्टर द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला. सो अगर ये हमारे साथ है, हमारी ये चार्टर है ऑफ एक्शन, व्हाई हैव वी अबैंडन दिस. तो अगर आप रास्ता देखना है आगे जाने का, तो लेट अस फॉलो कायदे आजम एंड हजरत अली एंड द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, और जो भी हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स गए, एंड परस्यू नॉलेज 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 और इल्म. जावेद साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल है. वो जो एक अजीब सी कंफ्यूजन डालने की कोशिश की जाती है सेकुलर की और इस्लाम की, और मेरा तो अपना नाकिस इल्म है, लेकिन उसमें तो मुझे यही समझ आती है कि इस्लाम भी यही कहता है कि हर एक को अपनी आज़ादी है, जैसा मज़हब वो चाहे वो फॉलो करे. इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. हमें तो ये हदीस है कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, पलट के वो तुम्हें जवाब देगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा. तो हमने क्यों ये इस चीज़ की कंट्रोवर्सी बना ली है खामखा? मतलब चाहे वो सेकुलर चाहते थे या इस्लामिक कंट्री चाहते थे, इवन इफ ही वांटेड an Islamic country, Islam is secular. हाँ शिफा बीबी, ये चॉइस की बात नहीं है. ये देखिए, दानिस्ता तौर पर, क्योंकि वो जिद्दत को अपनाना नहीं चाहते थे, नए इल्म का एहतराम नहीं करते थे, तो कुछ ऐसी शख्सियात, मजहबी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग, जो इजारादारी समझते हैं कि वही हकदार हैं इस्लाम के बारे में रोशनी डालना और इस्लाम को समझना, इन्होंने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान में अवाम में सेक्युलर के लफ्ज को गलत तर्जुमा कर इसका एक बिल्कुल बिगाड़ और मनफी पहलू पेश किया है. सेक्युलर का मतलब उन्होंने कहा है लादीनियत, यानी कि किसी में यकीन नहीं रखना, जबकि ये बिल्कुल बरक्स है हकीकत के. क्योंकि सेक्युलर का मतलब मेरी नाचीज राय में हर दीनियत है, हर दीन का एहतराम. इस्लाम हमें हुक्म देता है कि आप सब, जैसे सूरह अल बकरा में आयत नंबर 62 को देख लें, वही आयत आती है सूरह अल माइदा में आयत नंबर 65 पे, जहां अल्लाह ताला के ये अल्फाज हैं कि चाहे आप मुसलमान हो, यहूदी हो, मसीह हो, सबियन हो. उस वक्त का एक फिरका था. जब आप अमाल आपके दुरुस्त हैं और आप हर पे यौम आखिरत में यकीन रखते हैं, तो आपको किसी खौफ की जरूरत नहीं. आप खौफजदा ना हो, आप सब बराबर हैं. बराबरी का एहसास, इंसानियत का एहसास,
ये इस्लाम का पैगाम है। तो सेक्युलर को कहना कि सेक्युलर एक अलग चीज होती है और इस्लाम एक अलग चीज होती है, ये बिल्कुल गलत तासुर दिया गया है। इस्लाम इज अ वेरी सेक्युलर रिलीजन बिल्कुल एक सेंस। जो मगरबी दुनिया में, अलबत्ता एक उनकी बात दुरुस्त है, मगरबी दुनिया में वो कहते हैं कि एक सेक्युलर रियासत में मजहब को मुसल्लत नहीं करना चाहिए रियासत के मामलात में। कुछ हद तक वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम देखते हैं कि अमली तौर पर अमेरिका का सदर जब हलफ उठाता है, तो अमेरिका तो सेक्युलर रिपब्लिक है, लेकिन वो बाइबल को यूज करता है। तो पूरा तो बाइबल का एक एहतराम करते हैं। हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड इज द किंग हु इज आल्सो द हेड ऑफ स्टेट। तो वहां पर खुद ये तजाद मौजूद है, और हमारे पास ये पूरा तस्वुर हमारे तालीमी निज़ाम में ये बिगाड़ पैदा किया गया है, और आम तौर पर मीडिया में भी सेक्युलर लफ्ज को बिल्कुल एक अलग लादीनियत के साथ वाबस्ता कर दिया गया है। तो एक तो ये दुरुस्त करना चाहिए, और हमारे मौजूदा पाकिस्तान में बिल्कुल अकबर साहब ने सही फरमाया, जो उसूल कायदे आजम के थे, अल्लामा इकबाल के थे, उनको अमली शक्ल देनी है। लेकिन ये याद रहे कि इतने मुश्किल तरीन हालात में जन्म लेने वाला पाकिस्तान पहले 18 साल, वो 65 की जंग से तकरीबन 1 साल पहले, बहुत बेहतरीन अंदाज में हमने एक बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन हालात में इस मुल्क को महफूज रखा। और बाज़ दफा हमारी मईशत की जो तरक्की थी वो हिंदुस्तान से भी आगे थी। और अजीब बात आज भी देखें, जहां पर हिंदुस्तान ने वाकई में बाज एतबार से बहुत तरक्की की है, वहां पर भी हजारों बल्कि लाखों इंडियन सिटीजन्स आज भी मगरबी दुनिया की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अभी अभी कुछ महीने पहले एक पूरा जहाज था, 300 पैसेंजर, जो जबरदस्ती उस जहाज को उतारा गया पेरिस एयरपोर्ट पे, और पता चला कि ये 300 इंडियन जा रहे हैं निकारागुआ, जहां से वो इलीगल माइग्रेंट बनकर अपने आप को अमेरिका में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइग्रेशन जो है वाकई में पाकिस्तान में बहुत आगे हो चुका है लोगों की कंसर्न्स और प्रायोरिटीज में। लेकिन ये याद रखिए कि आज भी चाइना के सिटीजन्स माइग्रेट कर रहे हैं, हांगकांग से माइग्रेट कर रहे हैं। ये माइग्रेशन इज ए कंटिन्यूअस ग्लोबल फिनोमेनन। बिल्कुल सही है। और माशाल्लाह याद रखें कि अगर जाते हैं तो हम बच्चे पैदा करने में वाह 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 इतने बेहतरीन अंदाज में सबसे आगे हैं कि लाखों बच्चों को हम हर साल पैदा कर देते हैं। तो हम जहां अफसुर्दा है कि इतने पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं, हम आबादी को भी बढ़ाने में किसी से पीछे नहीं है, और वो हमारा सबसे बड़ा मसला है जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, और सियासतदान और रहनुमा इस पर बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको गलत फहमी है, मकबूल तरीन मौजू नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इस वक्त जो पाकिस्तान को भी हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जावेद जब्बार साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अकबर एस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनके चैलेंजेस क्या हैं और कैसे इनको ओवरकम किया जा सकता है, इस पे एक अलग नशिस्त लगाएंगे, और इन्हीं दोनों जय्यद प्रोफेसर्स के साथ, जय्यद दानिश्वरों के साथ हम लगाने की कोशिश करेंगे जब जब इनका स्केड्यूल अलाउ करेगा, टाइम देंगे हमें। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के तनाजुर में एक इंतहाई अहम और परेशान कुन रुझान पर बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्ना के बनाए हुए पाकिस्तान में जिस मोहब्बत से बनाया उन्होंने ये पाकिस्तान, उसमें ये क्यों देखने में आ रहा है कि लोग जौक दर जौक मुल्क छोड़कर जाने वालों की तादाद जो है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसा क्यों है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 तक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान छोड़कर दुनिया के दीगर 50 ममालिक में नौकरी की गर्ज से मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद 13.5 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले अफराद के तनासब के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त जनूबी एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। इकनॉमिक सर्वे ये भी बताता है कि 2023 के दौरान पाकिस्तान से 8,62,000 अफराद मुंतकिल हो चुके हैं, जो कि 2021 के मुकाबले में 3 गुना तादाद बनती है। गुज़िश्ता 12 माह की अगर बात की जाए तो इस दौरान पाकिस्तान से 92,000 ग्रेजुएट्स और 3,50,000 इंतहाई महारत याफ्ता अफराद खलीजी ममालिक का रुख कर चुके हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 2/3 आबादी इस बात की ख्वाहिशमंद है कि वो नौकरी की गर्ज से बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाए और दोबारा वापस ना आए।
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جنوبی ایشیائی خطے میں شینجن ویزوں کے مسترد ہونے کے تناسب میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے اور یہ تناسب 52.84% ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس حوالے سے نائجیریا کا دوسرا نمبر ہے جس کا تناسب 49.85% ہے۔ یہ رجحان کتنا پریشان کن ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اس حوالے سے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق معروف اداکار جن کو آپ نے اینکرنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، شوز ہوسٹ کیے، انہوں نے رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں اور اب بڑے طویل عرصے سے اپنی ایک امیگریشن فرم چلاتے ہیں اور امیگریشن کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں لوگوں کو۔ علی افضل خان صاحب، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، بہت شکریہ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو a very happy Jinnah Day to you. same to you and تمام پاکستانیوں کو آج کا دن بہت مبارک ہو۔ آج ہمارے قائد کی یوم پیدائش کا دن ہے and also Merry Christmas to all the Christian brothers and sisters. بالکل۔ اچھا، اب یہ بڑا مشکل تھا کرنا آج کے دن کے تناظر میں، اور دل واقعی میں آپ کو بتاؤں تو کر نہیں بھی رہا تھا، لیکن پھر اس پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری لگا کہ جس ملک کے بانی کی آج ہم سالگرہ منا رہے ہیں، جس کی بنیاد رکھنے والے کی وہ جو آئیڈیا جس میں کہتے ہیں نا روح پھونک دی قائد اعظم صاحب نے اور ہمارا ملک بنا، اس ملک سے لوگوں کا اتنا جوک در جوک جانے کا آپ کے پاس، کیونکہ آپ اس فرم سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ وہ فراہم کرتے ہیں سروسز، لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، آپ کا اپنا کیا مشاہدہ ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ جاتے پہلے بھی تھے لیکن اب اتنے بڑے پیمانے پر کیوں؟ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے، بالکل۔ میں گزشتہ 10 سال سے اس امیگریشن کنسلٹنسی فرم سے وابستہ ہوں۔ جب سے میں نے شوبز سے کنارہ کشی کی ہے تو میں یہ فرم کو میں نے اسٹیبلش کیا، اور اب الحمدللہ کورو کنسلٹنٹس پاکستان میں ایک ریلائبل نام ہے امیگریشن اسسٹنس کے حوالے سے۔ حالات کیا ہے، جانے نہ جانے، گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، اللہ ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال اس ملک کا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ تو بات یہ ہے کہ حالات تو ہم سب کے علم میں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں۔ اور حالات کیا ہیں، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، حالات یہ ہیں کہ جیسے میں being an immigration consultant، جیسے میں نے بتایا میں 10 سال سے وابستہ ہوں اس کام سے، لیکن چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خاصا لوگوں کا رجحان بڑھ گیا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی اپرچونٹی ہو، کوئی ٹیمپرری جاب ہو جو ٹیمپرری ورکرز کے لیے H1B ویزا ہے USA کے لیے، چاہے وہ کوئی گرین کارڈ کا پاتھ وے ہو، چاہے وہ EB2 ہو، یا جو بھی بزنس طبقہ ہے یہاں پہ جس میں چھوٹے سرمایہ کار بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، وہ E2 جو کہ ایکٹیویٹی انویسٹر ویزا ہے، سب لوگ آتے ہیں جیسے۔ اور اب لوگوں کی تعداد خاصی بڑھ گئی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں مایوسی بہت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، اور مایوسی بڑھ گئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہوپ نظر نہیں آتی آگے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میں دن میں 10-12 لوگوں سے ملتا ہوں ایوری ڈے شفا، تو 10-12 لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ سارے آنے والے اپنے فیوچر سے بہت یعنی ہوپلیس ہیں، اور ان کو نظر نہیں آتا کہ کم از کم 10 سال تک پاکستان میں کسی قسم کی بھی کوئی بہتری اکنامکلی۔ علی افضل صاحب، ایج گروپ کون سا ہے زیادہ جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے گائیڈنس لیتا ہے اس حوالے سے؟ زیادہ تر جو ایج گروپ ہے وہ تو 25 سے 40 سال کے درمیان لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ان میں سے اسکلڈ ورکرز زیادہ تر ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی اسکلڈ ورکرز ہیں جن کے پاس بیچلر کی ڈگری ہے 16 ایئرس کی ہے، جن کے پاس ایڈوانس ڈگری ہے یعنی 18 ایئرس کی اور ہائر، وہ سب اپنے سارے بیسٹ پاسبل جو ان کے آپشنز ہیں وہ سارے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ نا امیدی ہے، ان کو ڈپریشن ہے، اور وہ اپنے بچوں، ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ ایسے میرڈ کپلز ہیں، بچے ہیں چھوٹے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے، اور کتنی آئرنی کی بات ہے یہ کہ جو وطن قائد نے آنے والی اس جنریشن کے لیے بنایا تھا، آج وہ اسی جنریشن کو سیو کرنے کے لیے وہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔
صحیح ہے. اچھا, اور اس میں کون سی کلاس کے لوگ زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ہم نے بات کی نا کہ وہ ہیں جو لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں, دوسرا المیہ یہ ہے کہ لوگ مطلب ایک اسٹوڈنٹس ہیں یا نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں, وہ لیگل ویزا اپلائی کرتے ہیں, کسی کا لگتا ہے کسی کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. دوسرا المیہ ہمارا جو دیکھنے میں آ رہا ہے, اور وہ بھی ایک بڑی دردناک کہانی ہے, کہ وہ جو لوگ ورغلائے جاتے ہیں جھانسا دے کر ان کو کہ بھائی بڑا زبردست شاندار مستقبل ہے تمہارا, یورپ چلو میرے ساتھ, اور وہ پیسے دے کے, اور اتنے پیسے دیتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی کوئی ٹیکسی خرید لیں یا کوئی دکان چھوٹی سی کھول لیں, وہ پیسے دے کے اپنی جان گنوا دیتے ہیں جس طرح سے وہ کشتیوں میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ والا معاملہ بھی آپ کی نظر کے سامنے آتا ہے؟ آپ کو مطلب خبریں ملتی ہیں کہ لوگ اس طرح سے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا محسوس کرتے ہیں آپ کے پھر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, خبریں تو ہمیں ملتی ہیں. جیسے یورپ کی کچھ کنٹریز اسپیشلی جرمنی کے اندر جو پولیٹیکل اسائلم ہے, خاص طور پہ ہمارے ملک سے بہت سارے افغانستان سے لوگ ہیں جو ایکچولی پاکستانی پاسپورٹ پہ چلے جاتے ہیں جرمنی میں, تو وہاں پہ بہت زیادہ ایک حالات خراب ہیں. اور خیر ہماری تو جو چونکہ فرم ہے تو ہم کوئی بھی کسی قسم کا ایسا پروگرام تو ہم کیٹر کرتے نہیں ہیں. ہم وہ سارے پروگرام جو یو ایس اے کی گورنمنٹ پیش کرتی ہے, پریزنٹ کرتی ہے, اس میں سارے امیگریشن پروگرام ہیں, ٹیمپرری ورک ویزا ہیں, تو زیادہ تر لوگ ہمارے پاس وہی آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے, بیکاز اسائلم آپ کو مل تو جاتی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو ایسے جو کینیڈا گئے, امریکہ گئے, اسائلم پہ چلے گئے, مگر اس کے بعد پھر اپنے وطن واپس نہیں آ سکے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. پھر میرا میسج ہے کہ وہ لوگ ہمارے پاکستانی جن کے پاس ڈگری ہے, 16 ایئرس کی ڈگری ہے, بیچلر ہیں یا ماسٹرز ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. کووڈ کے بعد اب کچھ کنٹریز میں اسپیشلی یو ایس اے میں خاصا ان کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ جب اپنے گھر پہ بیٹھ کے ان کو تنخواہیں ملی تو ان کے وہ دے بیکیم ویری کریٹو, اور دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی a business person themselves. تو وہ ایک بہت سارے لوگوں نے, ہم سنتے ہیں جو فیگرز پڑھتے ہیں میگزین وغیرہ میں, کہ تقریباً 6 million people quit their job during COVID in USA. تو ظاہر سی بات ہے یہ 50-60 لاکھ لوگ اگر کسی بھی کنٹری میں, کسی بھی سوسائٹی میں اپنی جاب چھوڑ دیں گے تو وہاں پہ ایک ٹرموائل پیدا ہوگا. تو اسی لیے ان کے یہ پروگرامز خاص طور پہ EB2 NIW جس کی ہم اسسٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ڈگری ہے 16 ایئرس کی یا 18 ایئرس کی ڈگری ہے اور ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سی کلاس سے زیادہ بلانگ کرتے ہیں لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے ہر بندہ اتنا افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اور ویزوں کی بھی صورتحال ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کی جانب سے جب اتنی بڑی تعداد میں امیگریشن کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا کی شکل میں ہو یا دیگر جو آپ ٹائپس بتا رہے ہیں ویزوں کی اس کی شکل میں ہو, تو پھر وہاں ان ممالک سے رسپانس کیا آتا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریجیکشنز, بڑی واہ ریجیکشن ہماری طرف آ گئی ہے یورپ کی جانب سے شینگن ویزوں کے حوالے سے. آپ کا کیا اس میں اپنے آبزرویشن ہے؟ نہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ کچھ ہمارا ہی مس یوز ہے. کیا ہے کہ جیسے اب شینجن کی ایک ویزا کیٹیگری ہے دیٹ از کالڈ جاب سیکر ویزا, رائٹ, JSV کہلاتا. تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ 6 مہینے کا ویزا ملتا ہے, اب 1 سال کا بھی ملتا ہے. وہ ویزا آپ جائیں, you get the visa and you go to one of the Schengen countries and you seek a job there. لیکن بہت سارے ہمارے لوگ ہیں اس کو مس یوز کرتے ہیں, کیونکہ یورپ کا ویزا اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے. تو وہ اب اگر ٹورزم کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنا ایک CV بنا کے جناب کہ ہم لوگ جاب سیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہاں پہ, اور اس طرح سے 6 مہینے سال بھر گھوم پھر کے آ جاتے ہیں وہ اس ویزے کو اویل کرتے ہوئے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو غائب بھی ہو جاتے ہیں, اب غائب بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ غائب ہونے سے یاد آیا مجھے کہ آن اے سیریس نوٹ, آپ کو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ سے یہ سروس لینے آتے ہوں کنسلٹنسی کی, اور وہ آپ کو یہ کہتے ہوں کہ بھائی اب بس ایک دفعہ ہمیں باہر بھیج دیں بھائی, ہم نے واپس نہیں آنا؟ اچھا, چونکہ ہمارے پاس سارے لوگ ماشاءاللہ جو آتے ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں اور ایڈوانس ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں, کچھ PhD ہوتے ہیں, سائنٹسٹ ہوتے ہیں, فزسسٹ ہوتے ہیں. وہ سارے پڑھے لکھے لوگ, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس ان کے کیا بیسٹ پاسبل آپشنز ہیں. ہمارا کام ان کو گائیڈ کرنا ہے صرف, اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو جو بھی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے ان ٹرمز آف فائلنگ دا پٹیشن اینڈ
filing some other document which are required for this sort of visa. آپ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کون سی کلاس زیادہ آتی ہے ہمارے گورو کنسلٹنٹس میں. جی تو ہماری اس گورو کنسلٹنٹ میں زیادہ تر تعداد ہوا ہے شفا جو مڈل کلاس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں, نہ اپر کلاس ہے نہ بہت جو محنت بھی بڑی کرتے ہیں, the real brain drain. جی بالکل بالکل, اور وہ آنا چاہتے ہیں, اور جو فائنینس کے لوگ ہیں اس میں, آئی ٹی کے لوگ ہیں اس میں, انجینئرز ہیں, اور ان کو سچی بات ہے کہ ان کو خود بھی یو ایس اے کو انہوں نے یہ جو NIW ہے, اٹس آل اباؤٹ نیشنل انٹرسٹ ویور, وہ خود ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ لوگ یہاں سے جائیں اور کام کریں. بالکل یہاں پہ حالات, جابس کے حالات کس قسم کے ہو چکے ہیں ہمارے ملک میں, پڑھا لکھا طبقہ جس کے پاس جو بھی اس کو اپرچونٹی ملتی ہے وہ جانا چاہتا ہے اس ملک سے. تو اب اس کو آپ المیہ کہہ لیں یا قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیں, مگر یہ ایک حقیقت ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے علی افضل صاحب, آپ نے وقت نکالا. تفصیل سے علی افضل صاحب کو ناظرین آپ نے سنا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا وجوہات ہیں, کس قسم کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں ملک چھوڑ کر جانے کے لیے یا ملک کبھی واپس نہ آنے کے لیے. اور بڑے افسوس کے ساتھ مطلب جس شخص سے آج کل آپ بات کریں, اور یہ دس از دا ریئل برین ڈرین, جو محنت کش طبقہ ہے آپ کا, جو آپ کی سیلری کلاس جس کو کہتے ہیں, جس پہ سب سے زیادہ ٹیکس اس وقت لگا ہوا ہے, جو سب سے زیادہ پس رہی ہے, وہ آپ کی مڈل کلاس ہے, اور مڈل کلاس سے لوگ آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا ناظرین, اور یہ ارباب اختیار کے لیے بھی ہم بتا دیں کہ کتنوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں, جو میری فیملی میں ہو یا میرے فرینڈز ہوں, یا ڈاکٹرز جا رہے ہیں, انجینئرز جا رہے ہیں, ڈیٹا انالیٹکس سائنٹسٹ جا رہے ہیں, آئی ٹی گریجویٹس جا رہے ہیں, اور ان ساری فیلڈز کی ٹیچرز, ایون ایجوکیشنسٹ آپ کے جا رہے ہیں, ریسرچرز جو اکا دکا کہیں یونیورسٹی میں کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے وہ جا رہے ہیں. اور یہ ساری فیلڈز ناظرین ہاتھوں ہاتھ بڑے ممالک جن کو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں, یہ ساری فیلڈز میں لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. اور اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ اسکلڈ لیبر ہے, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں, اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر یہ ان ملکوں میں جاتے ہیں, ساری عمر محنت میں گزار دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو بدلے میں کچھ ملتا نہیں ہے. وہ ممالک ان کو اتنا ہی پھر ریوارڈ بھی کرتے ہیں, ان کے وہاں پر گھر بن جاتے ہیں, ان کی گاڑیاں لے سکتے ہیں. آج ہمارا ایک نوجوان بیٹھ کر جو 25,000 30,000 40,000 کی نوکری کر رہا ہے, وہ شادی اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں ماں باپ پر اگلا بوجھ ڈال دوں گا لا کر. وہ ٹیکسز دیتا دیتا پس کے بیچارہ جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے. ایک خاندان کا کمانے والا ہے اور 12 کھانے والے ہیں, اور متعدد فیکٹرز ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نوکریاں نہیں ہیں تو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, متعدد فیکٹرز ہیں. آبادی کا تناسب آپ دیکھیں کس طریقے سے بڑھ رہا ہے, میل نرشمنٹ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیں, 2 فرنٹس آپ کے 2 صوبوں میں سیدھے کھلے ہوئے ہیں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. خدارا لڑائیاں بند کر کے اپنے میسو برین ڈرین کو روکیں. میں اس کی حامی تھی کہ لوگ پاکستان سے باہر جا کر پڑھائی کریں, لکھائی کریں, لیکن پھر وہ واپس بھی آتے تھے. اب کوئی واپس نہیں آنا چاہتا, یہ سوال ہے, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ شدید ترین برین ڈرین ہو رہا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جو اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہے بالکل اس کا حق ہے وہ جائے, لیکن پیچھے پاکستان میں کیا رہ جائے گا یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں. جنہ ڈے پہ میں یہ سیگمنٹ کرنا نہیں چاہتی تھی, لیکن پھر میں انہیں اس لیے کیا کہ شاید آج سے بہتر دن بھی کوئی نہیں تھا اس بات کو کرنے کا کہ جو محبت سے, جس عقیدت سے اس قائد کی ہم بات کرتے ہیں, جس کا آج ہم دن منا رہے ہیں, اس نے کتنی قربانی دے کر اپنی ساری زندگی لگا کے, ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا. اور آج ہم نے اس ملک کا کیا حشر کیا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین. ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے, اور آج قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے جنہوں نے پاکستان کو بنایا. اللہ حافظ.